जी न्याजी साहब, आज बड़ा अहम इजलास था कौमी सलामती कमेटी का, लेकिन हमने देखा कि उसमें पीटीआई जो कि कल रात तक लग रहा था कि शिरकत करेगी, आज उन्होंने शिरकत नहीं की। और इस बात को भी, सिर्फ यही नहीं कि शिरकत नहीं की, इस बात को भी वाजे कर दिया कि जहां एक तरफ हुकूमत जो है वो ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है, वहां पीटीआई ने वाजे कर दिया कि वो किसी भी किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन के अगेंस्ट हैं। इसको कैसा देख रहे हैं आप? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब और उसके लवाकिन की सियासत में यकसुई कब आएगी। ये जब 21वीं आमी तरमीम आई थी फौजी अदालतों के बारे में, पूरा आइन तब्दील कर दिया था और उसमें सारे इतने बड़े उन्होंने एक SOPs बनाए थे। तो इमरान खान साहब, ये सारी कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट थी, वो तेरी सरकार में पहुंचे तो सब एक हुए। देखिए, क्राइसिस ये है कि इनको बदकिस्मती ये है कि तहरीक इंसाफ जो है बाद अज खराबी बसयार उनका वतीरा बन चुका है। ये तो हो नहीं सकता कि वो सही मानो सही टाइम पे ऊपर कुछ सही फैसला कर सके। एक तसलसल 28 साल का, जो मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब वो बदकिस्मत, मशहूर, मजबूत, मरबूत सियासतदान है जिन्हें पूरी जिंदगी एक दफा भी एक सियासी फैसला सही नहीं किया। और ये मैं उन फैसलों की बात कर रहा हूँ जिसके हर फैसले के बाद उन्होंने खुद उस पर तासुफ का इज़हार नहीं किया, अफसोस नहीं किया और ये नहीं कहा कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। इसलिए कि आप देखें कि वो यूटर्न भी इसलिए मशहूर है कि हर फैसले के बाद वो एहसास हुआ कि गलत कर बैठे हैं। अब ये बात यह है, और नंबर 2 बात यह कि उनके पास बंदे भी नहीं है कि उनके साथ रहनुमाई करे, और हो भी सही तो इमरान खान साहब के हाँ इसका रिवाज ही नहीं है कि इमरान उनके ज़हन में कोई बात हो तो उसके सामने कोई बंदा को अपनी बात कर सके। वो कहते हैं ना, ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड्स। अब इमरान खान का अपनी सियासत के अंदर जो उनका अपना एक जो है कैपेसिटी है, वो मैंने भी आपको बताया है कि पूरे 28 साल सियासत में एक सियासी फैसला मुझे बता दे इमरान खान साहब, मैं बार बार कहता हूँ, जिसके बारे में उनको खुद फख्र हो या तहरीक इंसाफ कह दे कि हमारी क्या पॉलिटिकल मूव चली थी। अब वो हो जाता है जी, जलसा बड़ा हो जाता है 2011 में। अब पिछले 2-3 साल से उनका दाव पेच लगा हुआ है, कतई नजर के उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट की क्या नाअहली हैं और उन्हें किस मेहनत मुशक्कत से एक बंदा जो जमीन बोस हो चुका था, इमरान खान जी की सियासत खत्म हो चुकी थी, उसको 7वें आसमान में पहुंचा दिया, उसको रिफतें दे दी, इसे कतई नजर। लेकिन इमरान खान साहब की जो कुछ आज कमाई है उस वजह से अपनी कमाई से तो नहीं आया ना। क्या वो असेंबली से जो इस्तीफे दिए थे 10 अप्रैल 2022 को, उस वजह से पॉपुलैरिटी है, या जनरल आसिम मुनीर की जो मुमकिन अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए गए थे उस पर। तो ये इनकी बदकिस्मती है जी कि उन्होंने एक ऐसा मौका गंवाया जिससे उनके राब्ते बढ़ सकते थे, जिनके उनका कोई ना कोई तल्लक के खातिर पैदा हो सकता था। और लेकिन फिर क्या किया जाए, वो इमरान खान कैसे हो, वो तो अपने दौर में जब इतना वाक़या हुआ तो तब वो अपने बैठने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, जब वो खुद वज़ीर आज़म थे, जब उनकी ज़रूरत थी, और सारे लोग वहाँ पे बैठ गए इसी कमेटी में और ये खुद गैर हाज़िर थे। तो अब आप ये बातें करें, पता नहीं अब इससे क्या असरात होंगे। मेरा ख्याल है कि जो उनके अंदर एक पहले से तनाव है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये वारदात चूँकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो रही है, हमारे यहाँ किसको नहीं पता कि इसके पीछे हिंदुस्तान है, किसको नहीं पता कि इसके पीछे कि वो सारी ताकतें हैं, किसको नहीं पता अमेरिका इसके पीछे है। ये बहुत बड़ी गेम हो रही है। चीन दोबारा जैसे उसे अपना यहाँ पे पड़ाव डालने की दोबारा कोशिश की है, जो इमरान खान साहब ने वो भी मेहनत मुशक्कत के साथ उनको रुखसत किया था 2018 में। रज़ाक दाऊद ने स्टेटमेंट दिया था कि हम CPEC शेल्फ कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से को वाक़िदा कराया है। इसलिए इस वक्त कुछ अर्सा में ये सहना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब का, उनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि इस नाज़ुक मरहले पे आज नहीं देखना, ये भी देखना है कि मुअर्रिख ने, उनके कल्ट ने नहीं लिखनी मुअर्रिख किताब। मुअर्रिख तो ये लिखेगा कि उस वक्त क्या रोल बनना चाहिए था, जब सारे हक़ाइक़ सामने आएंगे कि कौन कौन सी क़ुव्वतें पाकिस्तान के ऊपर पल पड़ी थी और पाकिस्तान की जो ऐसी तैसी फेरने के लिए एक पूरा, वो कहते हैं तेरी बर्बादियों के मशवे थे आसमानों में, वो अनलीश हुए हैं और हम मर्दगी से हमारी फौज का मुकाबला कर रही है। मैं तो हकीकत ये ऐसे मौक़ों पे मेरा कभी भी मेरा फौज के खिलाफ मुझे बहुत आई हैड मैनी एक्सेस टू ग्राइंड, लेकिन इस मौके पे मैं समझता हूँ कि कोई वजह नज़र नहीं होती। जब हालत जंग में आप चले जाएं तो फिर आप
जो है इसके साथ खड़े हो। न्याजी साहब आप देखें आगे भुगते कीजिए, पहले ही भुगत रही है। न्याजी साहब, जब 2014-15 में इस किस्म के हालात थे, एपीएस का वाकया हुआ, हमने देखा नेशनल एक्शन प्लान बना, इफेक्टिवली जो है वो उसको डील किया गया और तमाम पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उस वक्त ऑन बोर्ड थे। इस किस्म के वाकयात में ज़रूरी होता है कि तमाम लोग जो है वो ऑन बोर्ड हों। अगर आगे जाके चलें, ये तो एक मीटिंग थी, आगे जाके इस किस्म के डायलॉग में, मीटिंग्स में अगर पीटीआई को ऑन बोर्ड कन्विंस नहीं किया जा सकेगा कि वो ऑन बोर्ड हो, तो आपको लगता है कि किसी किस्म का प्रोसेस या ऑपरेशन या जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इतने इफेक्टिव हो सकेंगे या उसमें कोई रुकावट आ सकेगी? देखिए जी, ये भी बड़ी हकीकत यह है कि हम इमरान खान साहब को तो जदोकोब कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत का क्या कारनामा है, इनके साथ कोई एफर्ट क्यों नहीं आई? ठीक है, पीटीआई जब बात करती तो उनको कहा जा सकता था कि भाई आप इस तरह की अनहोनी ना डालें, तो आपको मिलवा दिया जाता इमरान खान साहब से, हम आप मिलवा के ले आते। पैरोल पे नहीं आ सकते क्योंकि उससे पूरे का पूरा एक सिस्टम जो है वो तो नहीं हिलाया जा सकता। एक निज़ाम चल रहा है और उसमें इमरान खान साहब का अलहदा निज़ाम चल रहा है और उसके पीछे इमरान खान साहब ये समझे कि मैं अदालतों से हट के कोई मामला करूँ, ठीक है, गलत है, कतई नज़र उसके, उनके केस अदालतों में है और पैरोल में आके क्या उन्होंने क्या करना है कि वहाँ के, तो उसमें पीटीआई वालों को कोई गुंजाइश निकालते, लेकिन उसके से पहले तो गवर्नमेंट को एक एफर्ट करनी थी और मेरा ख्याल है किसी हद तक एफर्ट हुई थी कि पीटीआई के अंदर जो सेन एलिमेंट है उन्होंने परसों फैसला कर दिया था कि हम जा रहे हैं, बंदे भी नॉमिनेट कर दिए और वो ये तो जिसको कहना चाहिए कि स्पैनर इन द वर्क्स जो है, कहीं से इमरान खान साहब को पैगाम मिल गया या जो लोग जो हैं उसके अंदर भी, क्योंकि पीटीआई के अंदर एक और है जो बड़ी अजीबोगरीब बात है, वहाँ पे जितनी इसकी आला क़यादत है, अगर वो 2 दर्जन है, 1 दर्जन है, आधा दर्जन है, 5, 3 दर्जन है, एक बंदा नहीं है जो दूसरे बंदे पे इत्मीनान करे। हर बंदा समझता है कि ये हमारे अंदर जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का प्लांटेड है, कंप्लाइंट है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज है। बिल्कुल पीटीआई तहरीक में इस वक्त अर्तुगरुल गाजी बनी हुई है, उनको ये पता ही नहीं है, मैं सही बहुत सारे लोगों ने जो देख चुके हैं इसलिए मैंने अर्तुगरुल गाजी का हवाला दिया है, या हर बंदा दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहा है पीटीआई के अंदर। अब इस माहौल में अब उनको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट को जो पीटीआई नहीं आई तो इसकी हुकूमत भी उतनी ही जिम्मेदार है और उनको भी ब्लेम लेना पड़ेगा बजाय उसके पॉइंट स्कोरिंग करने के और चहकने के। ठीक है, पीटीआई को नुकसान है, गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है, लेकिन ये सियासी मसला नहीं था, इसमें कंसेंसस करना था। हमें पता था कि बहुत सारी नेशनल पार्टी जिन्होंने पीटीआई के कवर के अंदर आए हुए हैं वो शायद कभी भी ना आती। एक उनका एक पुराना कजिया चल रहा है, उसको अलहदा रखे। पीटीआई तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और इन तरह की एक पॉपुलर पार्टी है जो कि जो पॉपुलर जो क्राउड है उनको करते हैं, वो कोई इलाकाई पार्टी नहीं है, वो कोई कौमीती पार्टी नहीं है। और उसने उनसे अब क्या करें, वो क्या कहना चाहते थे पीटीआई वाले कि अगर इनके साथ इस तरह ना निपटा जाए, ऑपरेशन ना किया जाए तो क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए फूल रखने चाहिए? क्या आए तो फूल लेके चले जाएं? मैं तो कहता हूँ इसमें सारे सारों को एक दफ़ा यकसुओं के फौज ने जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर कार्रवाई की है उसके ऊपर उनको पूरी कौम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए था कि बिजली की कूद मारने जो हमारी फौज पहुंची। ऐसे इलाके में कौन सा मुश्किल काम है, किसी रेगिस्तान में जाके चुलिस्तान में आप ट्रेन को रोक लें और 5-7 मिनट की कार्रवाई कर लें, छुप के अंदर चले जाएं, वहाँ 500 मुसाफिर आम आदमी हैं, उनके अंदर छुप के आ जाए, किसी और तरीके से आ जाए तो। लेकिन उसके ऊपर जैसे हमारा वहाँ पहुंची है, इनको मैसेज मिल गया होगा कि इतना आसान नहीं है, ठीक है कुछ भाग गए होंगे। तुम्हारा पीटीआई का हुकूमत का मैं नहीं ख्याल के कॉन्डक्ट जो है दोनों का अच्छा था, दोनों ने से बताया आपने। एक और चीज़ भी है, कुछ मेरी भी कोई पीटीआई के एमएनए से एक दो बड़े सीनियर टॉप लीडरशिप से बात हुई है कि आप लोग क्यों नहीं गए यहाँ पर। अब 2-3 चीज़ें सामने आती हैं, वो जो उन्होंने कुछ खबर भी है आपके साथ शेयर करेंगे, आपका उस पर तबसरा चाहते हो। एक तो वो ये कहते हैं कि आप जिन लोगों के नाम शामिल नहीं थे, क्योंकि पीटीआई में और भी बहुत सारे 60-70 और 100 से ज़्यादा लोग वो कहते हैं जी शामिल हैं, सिर्फ 14 लोग थे जिनके नाम नहीं थे, वो भी नाराज़ थे, तो उन्होंने ये जोर डाला कि फिर जनाब किसी को नहीं जाना चाहिए। सो दे वर मोर एक्टिव, जिन लोगों के नाम नहीं थे उसमें कमेटी की जिन्होंने उनको रिप्रेजेंट करना था। एक तो ये वजह भी थी, और आपने जैसे कहा कि आपस में लड़ाई झगड़े भी बड़े चल रहे हैं उनके। दूसरी रीज़न जो मुझे बताइए कि यह जो अभी सामने नहीं आ रही कि इस वक्त पीटीआई जो है
वो इसको टीटीपी के सामने नहीं खड़ा होना चाहती। वो समझते हमारा सूबा है, ट्राइबल एरिया है, हमारे बॉर्डरिंग हैं, हमसे ज़्यादा विक्टिम हम बने हुए हैं, पहले भी हम पे अटैक्स हो रहे हैं। अभी भी कुछ MNAs के बकौल, एक दो ने ये बात मुझे कंफर्म की है ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये कहते हैं कि हमें थ्रेट्स हैं कि अगर हमने इस पर कौमी असम्बली में गए और इस तरह के किसी ऑपरेशन की मंजूरी दी तो हमारे ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। वी आर एक्सपोज्ड इन KP के, लिहाजा ये फैसला किया गया कि बेहतर है कि इससे दूर रहा जाए कि वी आर अंडर थ्रेट। कुछ MNAs कहते हैं हमें धमकियाँ हैं, मतलब आती हैं, और कुछ का कहना है हमें भत्ते की भी पर्चियाँ आ रही हैं। सो इन दिस सिचुएशन हमें पता है कि PTI ने कभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया TTP के खिलाफ। तो ये लगता है आपको कि दिस कुड बी द मतलब रीज़न जिसकी वजह से PTI ने अपने आप को सेफ उसमें रखा है, मार्जिन में रखा है। सलमान अकरम राय साहब भी आज कह रहे थे भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं तो इन्हें सॉर्ट ही साइड वी आर न्यूट्रल। तो PTI तो इस तमाम दहशतगर्दी में जो लोग मारे जा रहे हैं, ट्रेन के मतलब इंसिडेंट हो, KPK में हो, वो तो खुद को न्यूट्रल समझती है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, प्लस तो उनको TTP से खौफ है सर। तो हाउ डू यू सी दैट? अजीज अस जान रऊफ स्टूपिड फ्रिवलेस लग बात है। अटैक तो मौलाना फजल रहमान पे हुए हैं जिन्होंने इसकी मजम्मत की है, इनके नाशमूलियत की। मुझे देखे ना कहां पे इन पे अटैक हुए। और फिर दूसरी बात है अगर हुकूमत है और टैक्स से डर रहे हैं और बत्ते वाले को ब्लैकमेल कर रहे हैं तो चूड़ियां पहन लें, घर चले जाएं। देखो ये ऐसा मौका नहीं होता कि क्या हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को नहता छोड़ दें। क्या पाकिस्तान को जन आसिम मुनीर के लिए बनाया गया था, इमरान खान के लिए, नवाज शरीफ के लिए बनाया गया था? क्या इनके बाद इसको नहीं रहना चाहिए? हो सकता है ये सारे जो है एक ही ताली कच्चे चट्टे हों और 10 साल बाद जब मैं नहीं हूंगा, आपके बाद 20 साल बाद कोई एक बंदा तो आ जाएगा ना कायद-ए-आज़म के साथ, क्योंकि कोई ना बंदा पैदा तो हो जाता है। वो पाकिस्तान को पता कहां लेके जाएगा, क्या मुकद्दर इस मुल्क का। जो हमारा काम वो ये है कि इस मुल्क को कम से कम हर लड़ाई के अंदर इस मुल्क को गजंद ना पहुंचे। चलो मान लिया कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं परवाह करती, तो भाई कोई बात यह है कि अगर कोई बंदे वहां पे इतने हरीस आ गए हैं कि अपने इक़्तिदार के लिए वो कहते हैं कि ये हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इमरान खान साहब आप तो खुद अकल करें, या आप भी वही उसी चक्कर में है कि हम नहीं पाकिस्तान नहीं। ये इक़्तिदार जब 2018 में आपको कह रहे हैं तो हलाल, PTI तो ज्यादा कह रही है 2024 में दूसरों को मिले तो हराम। नहीं, PTI तो कह रही है कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, अदरवाइज तो ये PTI वाले बहुत सारे लोग ये बात तो फिर भुगते हैं बाजे के। उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं तो कतई नजर इसके कि कौन इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे यहाँ पे एक पैटर्न है एस्टेब्लिशमेंट के और सियासतदानों की लड़ाई का। इसके अंदर मेरी जो पाकिस्तान की जो हमारी जो 70-75 साल तारीख है जब से फौज एक्टिव हुई है, इसमें मैंने फौज को हारते नहीं देखा सियासतदानों से। स्पेस को देनी होती है। जब 2019 में इमरान खान साहब एक्सटेंशन दे रहे थे सारे मिल मिला के बाजों को, ये सितंबर में 2022 में जब बाजों को मिल रहे थे। एक सर सवाल ले लीजिएगा जैसे आपसे ये लेना है, बड़ा अहम सवाल है कि चले ये इमरान खान साहब की पार्टी का ना जाना, उस पर हमारी तनकीद, आपकी तनकीद, लोगों के उनके रिजर्वेशन, उनके गिले शिकवे साइड पर रखते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं सर 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, भाई उनका इस वक्त वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है, उनके स्टेक्स ज़्यादा हैं, वो भी बादर नहीं करते, लाहौर से रेवंड से चल पड़े, वो उसमें सेशन में नहीं आते, वो भी नहीं बैठते, अपनी कंसेंट वट एवर वी मे कॉल इट। इसको कैसे देखें? इमरान खान का ज़्यादा कसूर है कि नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, जिनकी पूरी फैमिली पार्टी इस वक्त पावर में है, वो भी तो पार्लियामेंट में नहीं है सर, उसको कैसे देखते हैं आप? तराजू के 2 पलड़ों में जरूर डालते हैं कि इनमें से ज्यादा किसका है। मैं कहता हूं कि हो सकता है दोनों का एक मन का कसूर हो। नवाज शरीफ साहब को जाने चाहिए, लेकिन मत भूलें कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो थी वो भरपूर अंदाज में मौजूद है वहां पे। जो बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, कौन सा बंदा है जो उनकी पार्टी के लिए बैठा? तरीके साहब से यही चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं उनका वजीर आला मौजूद था, उनके बंदे आ जाए। वो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब। दूसरा बात यह कि नवाज शरीफ साहब की टोकन हाजिर होगी, क्योंकि असल तो हुकूमत जो है, जो पॉलिसी बना रही है, जो एग्जीक्यूट कर रही है, वो ही मुस्लिम रून है, तो वो तो पूरी की पूरी। और फिर बिलावल साहब सारे मेरा नहीं ख्याल कि ये गैर जरूरी बहस है कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए था। आपकी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन कोई थोड़े से कोई डायनामिक्स भी होते हैं। कोई एक बंदा का ही इज द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन, 3 दफा वजीर आजम रहे, उनका आना
बैठना और इस तरह के सेशन में आना, इट माइट हैव रेज उस फैसले की या कंसेंसस की रिस्पेक्ट बढ़नी थी। अगर वो भी बैठे रहेंगे तो आम आदमी समझेगा कि ना इमरान खान साहब को कंसारना है, तो फिर मियाँ साहब को कौन सी कंसारना है, फिर तो दे डैम केयर। ये सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए पार्लियामेंट आते हैं। आज नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनना होता तो घर बैठे रहते सर। अब दो बातों को अलग करें, अगर तो पार्लियामेंट पूरी का इजलास होता और फिर ना आते तो फिर तो बहुत इसको बिल्कुल ही ज्यादा सख्ती से आप देख सकते थे। दूसरी बात यह है कि जी इमरान खान साहब का ना आना जो है या उनकी पूरी पार्टी का बैर रहना, इसको हम अब मिक्स करके एक नया कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। तो ये कभी डिस्कशन में आया नहीं था कि नवाज शरीफ अटेंड करेंगे नहीं करेंगे। हुकूमत को मौका नहीं देना चाहिए था। अजीज जान रऊफ मौके का तो इशू ये मेरे नजदीक, मेरी आपकी तो जो राय मैं उसकी बड़े एहतराम करता हूँ, मेरा इशू था ही नहीं ना। नवाज शरीफ का आना तो इशू नहीं था। उनकी पूरी पार्टी जब बैठी है पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ, अपनी जो है करो फर के साथ, अपनी सारा के सारा वजीर आजम वो कोयटा से आए। इमरान खान साहब तो कोयटा में लाशें पड़ी थी, गए थे, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। और इतना कैलेस, इतना शकील कल्बी दिखाई कि ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बैठे धरना दे के सातों लाशों के ऊपर, और उन्होंने फिर भी नहीं गए। दुनिया इधर उधर हो गई। अब मुझे बताएं कि ये पसंद करते हैं सर उनको। खान साहब अगले दिन पहुंच गए। खान साहब के ये जो जेस्चर है, इस तरह की बातें जो है कौम को तो पसंद है। वो कौम कहते हैं नहीं खान जो है वो ठीक करता है, ठीक कहता है वो। अगर वो लाशों पे नहीं गए थे जनाजे पढ़ने में, किसी ने कोई उनको कोई बुरा तो नहीं समझा, बल्कि उसके बाद वो पॉपुलर हुए हैं, मजीद उनका वोट बैंक बढ़ा है सर। वोट बैंक बढ़ने का उससे कोई ताल्लुक नहीं। उस वक्त वोट बैंक क्या बढ़ा था, इनके सारे एमएनए जो थे नवाज शरीफ के पास लंदन बैठे थे टिकट लेने के लिए। जो हाल था जमीन बोस हो चुकी थी सियासत। दिसंबर, याद करो वक्त दिसंबर 2021 का नामो निशान मिटा जा रहा था। वो तो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे हमारी मुस्लिम लीग की क़यादत को और उस वक्त की आर्मी क़यादत को, कि जिन्होंने मिली भगत के साथ इमरान खान की सियासत में जान डाल दी। और वो आप कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा सियासी जो है कैपिटल गेम लूज किया है। करना चाहिए था आपको। इसमें एहसान जताने की क्या बात है। आपको हुकूमत चाहिए थी, आपको हुकूमत मिल गई, सियासत आपकी दफन हो गई। बाकी इमरान खान साहब का जो ना जाना था, उन्होंने इमरान खान की सियासत को टक्के टोकरी कर दिया था। अब हुकूमत आप कर रहे थे, वज़ीर आज़म थे आप। एक अव्वल तो पार्टियों के सरबराह के हैसियत से भी जाना चाहिए था सबको, लेकिन इमरान खान को जाना बनता था। आप इस दफा मैं तो आप क्रेडिट दे इतना तो दे देना कि शहबाज शरीफ साहब अगले दिन कोयटा बैठे थे और वहाँ पे एक जेस्चर था। आज तक ये हुए हैं, कभी कोई इस तरह का इमरान खान साहब के दौर में वाक़या हुआ है कि वो चले गए हों। तो मेरा ख्याल है कि, लेकिन असल बात यह है जी कि कोर इशू ये है, इसको कंफ्यूज ना करें कि तहरीक इंसाफ का शाम आज की के अंदर बैठना नहीं, उन्होंने अपने लिए जो है एक गड़ा खोदा है और मजीद अपने आप कहते हैं उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी तो नहीं मिलेगी। वैसे कि ये नहीं है कि जो काट को छोड़े। नहीं साहब, जो स्टाइल हमने एमक्यूएम को देखा 90s में और बाद के सालों में कि वो भी इसी तरीके से पॉलिटिक्स करते थे। मैंने भी कवर किया कि तकरीबन कोई 23 साल होने वाले 2002 ऑनवर्ड। उनका स्टाइल भी यही था, कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप। आपने भी बहुत पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स, आपने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हुई है सर। वहाँ पे ये इस तरह के एटीट्यूड दिखाया जाता है, बैकआउट कर दो, नाराज हो जाओ, रुस जाओ, आज जाएंगे कल नहीं जाएंगे। तो एमक्यूएम भी यही कुछ करती रही है, कभी इस्तीफे दे दो, कभी वॉकआउट कर जाओ, कभी नाराज हो जाओ। तो आपको लगता है कि अगेन जो एमक्यूएम ने जहाँ से छोड़ा था ये सारा मामला पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, तो पीटीआई वहीं से शुरू कर रही है, गैप को फिल कर रही है कि बच्चों वाली पॉलिटिक्स हो रही है। कल रात तक नाम दे दिए तो और सुबह सवेरे तक वो रुस कर बैठ गए, नहीं जी हम तो नहीं जाते। आपको लगता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अभी नहीं निकल सके जैसे एमक्यूएम नहीं निकल सकी थी और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम का शिकार हुई? मेरा नहीं ख्याल। मैं तो जो खुद स्टूडेंट एक्टिविस्ट था और भरपूर 4-5 साल सियासत की 70s में, स्टूडेंट में तो इस तरह की बातें नहीं होती थी। वहाँ लड़ाई फटे जब नहीं, मैं आपको बताऊं ना जी, मैं तो चूंकि उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, खुद एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था उस जमाने में, और पूरे हमारे इत्तेहाद बनते थे, मुखालफिन के साथ बनते थे मुख्तलिफ इशूज के ऊपर। भुट्टो साहब के खिलाफ सारी राइटिस्ट पार्टी के इत्तेहाद बने। आप थोड़े लड़ाया फटे जितनी पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़ाया और फटे हुए कहीं और होते थे। अलग बात है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था, ये अलग बात है। पंजाब लड़ाई मार कुटाई या एक वायलेंस था,
हमारे वक्त में आ चुका था, उसको एक अलग बहस शुरू हो जाएगी। सर। मैं तो आपको बताया कि हमारे यहाँ जो मेरे बेहतरीन दोस्त है ना, आप देख लें जो आपको मिलते हैं लेफ्ट के, वो मेरे यूनिवर्सिटी के जमाने के लेकिन साहब कत्ल भी होते मेरे थे। बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो हमेशा कहते थे उस जमाने में भी, क्योंकि हम इकट्ठे बैठ के खाने खाते थे, उसको छोड़े वो एक और बहस में चले पॉलिटिक्स में कत्ल जाएंगे। भी मैं तो होते ये थे, कह रहा हूँ जी कि भुट्टो साहब, मुखालफिन को कत्ल भी किया जाता था। नहीं हम नहीं इस टॉपिक पे चले गए ना, तो ये बिल्कुल और है। वो कभी मैं कभी आएगा तो मैं इसको हाईलाइट करूंगा, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब अयूब खान के इक़्तिदार डूब रहा था, तो उन्होंने जनवरी 1969 के अंदर एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मुजीब को भी पैरोल पे रहा करके लाए थे, लेकिन वो तो अपने इक़्तिदार बचाने के लिए कर रहा था अयूब खान, और भुट्टो साहब ने उसका बायकॉट किया था। मैंने नहीं बैठना ठीक, इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।